वेल स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट के मिड एग्जामिनेशन के सॉल्यूशन के बारे में। यानी कि जो भी आपका प्रीवियस ईयर का मिड एग्जामिनेशन हुआ था ना, उसके सॉल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे। यानी कि वो जो भी आपका पेपर था उसका हम पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे कराने वाले हैं। सबसे पहले स्टूडेंट, उससे पहले कुछ रिक्वेस्ट करना चाहेंगे हम। आपको पता है कि इसके अंदर 50 क्वेश्चन है टोटल। कितने क्वेश्चन है? 50 क्वेश्चन है। तो हम इसको 2 वीडियोस में करेंगे। पहली जो वीडियो होगी उसके अंदर 1 से लेकर 25 तक है ना, जो भी क्वेश्चन है उसके हम सॉल्यूशन करा देंगे। एंड देन उसके बाद जो है आपका, उसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसके अंदर 26 से लेकर 50 तक जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको हम करा देंगे। तो 2 पार्ट में हम बेसिकली इसको करेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसीलिए। राइट, तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसका ये जो आपका पेपर है, इस पेपर को और साथ में अगर आप इसका सोल्यूशन लेना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं, हमने इसको अपने एप्लीकेशन पर, जो हमारी आदर्श एकेडमी S2.0 वाली एप्लीकेशन है, वहां पे हमने प्रोवाइड कर रखा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे आपको जाना है, क्लिक करना है वहां पे, और वहां से आपको अप्लाइड मैथ को सिलेक्ट करना है और वहां पे जाके आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन भी आपको वहीं से मिल जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए पूरा एक ही में अरेंज है ना। ये देखिए इसका सॉल्यूशन है, तो आप वहीं से आप कर सकते हैं इसको। चलिए बाकी हम इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जो भी आपका कॉन्सेप्ट में आपको सही तरीके से यहाँ पे कराने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए हम 25 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन ये रहा। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि हमें π/5 रेडियन को किस में चेंज करना है? डिग्री में। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं हम। तो चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो ये देखिए स्टूडेंट, हम आ चुके हैं अपने नीचे की तरफ, हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं सॉल्यूशन की तरफ पहुंच रहा हूँ। ये देखिए मैं आपको ऐसे ही सॉल्व करा देता हूँ, मैंने सॉल्यूशन पहले से लिख रखा है यहाँ पे, बस मैं आपको सॉल्व करके थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा पहला सॉल्यूशन पहले क्वेश्चन का। तो पहले क्वेश्चन में क्या बोला था कि π/5 रेडियन को हमें डिग्री में चेंज करना है। ठीक है, तो अब देखिए हमें पता है कि डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन होता है, पता है ना आपको। यहाँ पे हमें पता है कि जो पाई रेडियन होता है, ठीक है, पाई रेडियन जो होता है उसमें कितने डिग्री होते हैं? 180 डिग्री होते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे बताइए एक रेडियन में कितने डिग्री होंगे? 180, और पाई को हम नीचे लिख देंगे तो इतने होंगे। तो अब एक बात बताओ, एक रेडियन में इतने डिग्री है तो यहाँ पे π/5 में कितने होंगे? तो मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, यानी कि इधर भी π/5 हो जाएगा यहाँ पे रेडियन, और इधर भी हम क्या कर देंगे? π/5 कर देंगे। और यहाँ पे कितना आपके पास 180 अपॉन में पाई था, तो ये देख सकते हैं पाई से पाई तो कट जाएगा। 5 से आप इसको कट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 36, यानी कि 36 हो जाएगा, यानी कि 36 डिग्री होगा। तो π/5 रेडियन में कितने डिग्री होंगे? 36 डिग्री होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो करेक्ट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। राइट, अगला देखिए, तो थोड़ा सा कंसीडर ऐसे कर लीजिएगा, मैं बोर्ड पे नहीं करा पा रहा हूँ, मैं सॉल्यूशन से आपको समझा दे रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है, मुझे वो बनाने में फिर अपलोड करने में दिक्कत होगी। और यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि थोड़ी सी मेरी सिस्टर वगैरह की शादी है, इस वजह से ना इतनी चीज़ें जल्दी जल्दी नहीं हो सकती, इसलिए मुझे लगा कि मैं जल्दी से जल्दी इसको प्रोवाइड करा दूँ। ठीक है, क्योंकि 2 दिन हो सकता है कि वीडियो ना कर पाऊँ मैं, इसलिए। अब देखिए सेकंड क्या है आपका टॉपिक। तो सेकंड टॉपिक क्या है, सॉरी सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन में बोला गया कि कोसेक 261 की वैल्यू हमें बतानी है। तो कैसे बताएंगे? देखिए अलाइड एंगल आपने पढ़ा है, मैंने आपको कोर्स में पूरा बताया था कि अलाइड एंगल पे वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पे क्या कोसेक 261 है, कोसेक 261। तो ध्यान रखिए, हम 261 को क्या लिख सकते हैं? पहले आप बहुत ही ध्यान से सोचिएगा। इसको लिख सकते हैं हम 3 × 90। बताइए कितना होता है? ये 270। 270 में से 9 घटा दो, बात सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल ऑफ क्या है? मल्टीपल ऑफ क्या है? 90 है। तो अगर मल्टीपल ऑफ 90 के साथ कोई भी एंगल दे रखा होता है तो उसको हम चेंज करते हैं। जैसे आप देखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं कोसेक 3 × में 90 माइनस में 9, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आ ही जाएगा वो। 270 में से 9 घटाओगे तो 261 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 90 है तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? सेक आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? कोसेक को किस में चेंज करेंगे? सेक में। क्यों? क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 90 के साथ लिखा हुआ है ना एंगल, इसलिए। मल्टीपल ऑफ 90 के साथ अगर एंगल होता है, 90 के साथ हो गया, या फिर 270 प्लस माइनस थीटा होता है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, 90 प्लस माइनस थीटा हो, या फिर 270 प्लस माइनस थीटा हो, या फिर मल्टीपल के साथ, यानी कि देखिए जैसे मल्टीपल के साथ भी एंगल्स दे रखे हो तो हम चेंज कर देते हैं। साइन को कोस में, कोस को देखो साइन को कोस में, और टेन को कोट में, और जो कोसेक होता है उसको किसमें? सेक में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोसेक है, क्योंकि 90 के मल्टीपल ऑफ 90 के साथ एंगल दे रखा है, तो इसको हम किसमें चेंज कर देंगे? सेक में। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? सेक आ जाएगा। अब ये जो 9 है इसको 9 का 9 लिख लेंगे। फिर हम क्या चेक करते हैं? कोऑर्डिनेट चेक करते हैं। तो देखिए कौन से कोऑर्डिनेट में ये वैल्यू आएगी। अगर आप देखेंगे तो 270 तो यहाँ पर होता है, यहाँ पे क्या होता है? 270। ये कितना है? 261 है, तो कौन से कोऑर्डिनेट में एंगल आएगा? ये पूरा देखिए तीसरे क्वाड्रेंट में। तीसरे क्वाड्रेंट में कोसेक कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने नेगेटिव साइन लिख रखा है, ये दिख रहा है आपको? नेगेटिव साइन अंदर लिख रखा है, इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे क्या करा है? माइनस को बाहर निकाल लिया है। ठीक है, माइनस को हम जैसे ही बाहर निकाल लेंगे
यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं जो माइनस था उस माइनस को हमने क्या किया, बाहर निकाल लिया। माइनस को आप जैसी वैल्यू बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा sec 9, ठीक है। तो sec 9 डिग्री, माइनस में sec 9 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हम किस पे टिक लगाएंगे, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको टिक लगाना है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड पे, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। अगला देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन ये है, इफ एंगल ऑफ ट्राइंगल आर इन AP। अब समझते हैं जरा, यहाँ पे ये मेंशन कर रखा है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के जितने भी एंगल्स है, मतलब 3 ही एंगल होंगे, ऑब्वियस सी बात है, ये A है, ये B है और ये C है, ये तीनों एंगल्स AP में है। कैसे AP में, आपको बताना है देन द मेजर ऑफ वन एंगल इन रेडियन, आपको ये बताना है कि इनमें से कोई भी एक एंगल बताना है आपको जो ऑप्शन में मैच हो जाए। पहले छोड़िए इसको, इतना छोड़िए, पहले आपसे ये बोला गया कि मान लीजिए एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के जितने 3 एंगल जो है तीनों की तीनों AP में है, यानी कि एंगल कैसे AP में है ना। AP का मतलब तो समझ में आता है जिसमें डिफरेंस सेम हो, जैसे मान लो ये 20 का है, ये 40 का है, मतलब ऐसा डिफरेंस सेम हो, ठीक है, राइट। तो हम AP में है क्योंकि इसके एंगल, तो हम इसको मान लेंगे इसके एंगल्स इस फॉर्म में होंगे, A माइनस डी, A डिग्री, A प्लस डी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हमें कभी भी 3 AP को लेट करना होता है तो हम ऐसे ही करते हैं, A माइनस में D डिग्री, A डिग्री और A प्लस D डिग्री, देखोगे तो डिफरेंस सेम होगा, इसको इससे घटाओगे तो आंसर कितना आएगा, D आएगा, इसको इससे घटाओगे तो आंसर कितना आएगा, D आएगा, कॉमन डिफरेंस सेम है। तो AP को 3 AP को हमेशा ही ऐसे ही लेट करते हैं, क्योंकि एंगल हो गए, ये पहला एंगल है A माइनस में D, ये वाला एंगल है A, ये एंगल है आपका A प्लस में D, तो तीनों को जोड़ के कितना आएगा बताइए, तीनों को जोड़ के आएगा 180, तो हमने ये लिख दिया, तीनों को जोड़ के 180 के बराबर। अब यहाँ पे देखेंगे तो D और D कट जाएगा, ये A 3 बार है तो 3A हो गया बराबर में 180, तो यहाँ से आप देख सकते हैं A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी, ठीक है। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 60। अब यहाँ पे आपके पास ये ट्राइंगल था, आपको पता ये कितना था हमारे पास, A माइनस D था, और ये कितना था हमारे पास, A था, और ये कितना था, A प्लस में D था। इन तीनों को निकालते हैं जरा, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करो, डायरेक्टली आंसर निकालो। तो यहाँ पे देखिए 60 जो दे रखा है ना, ये जो 60 यहाँ पे मान लीजिए ये 60 है, 60 रेडियन में है ना। आप करोगे क्या, यहाँ पे A और D ही तो निकालना है। इनने बोला कि एक एंगल आप बताओ, वन ऑफ एंगल इन रेडियन, यानी कि आपको एक एंगल रेडियन में बताना है। तो देखो इसके लिए तो अभी आपको D भी पता करना होगा, D तो अभी निकल नहीं सकता है ना। इनके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो A की तो वैल्यू निकली 60, यहाँ पुट करोगे तो 60 माइनस D, यहाँ पुट करोगे तो 60 प्लस D हो जाएगा ऐसा, और यहाँ पे अगर पुट करोगे तो सिर्फ 60 ही रहेगा। तो इसी एंगल को, यानी कि एक ही एंगल को आपको रेडियन में बताना था, तो इसी वाले एंगल को हम क्या कर देते हैं, रेडियन में बता देते हैं। तो रेडियन में कितना होता है, 60 को हम रेडियन में क्या लिखते हैं, π/3 है ना। तो ये कितना हो जाएगा, π/3, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा करेक्ट आ जाएगा। तीसरे का इस तरीके से करना था, समझ में आ गया, क्योंकि एंगल्स के फॉर्म में तो आ ही नहीं पाए, अभी भी D इनमें अननोन है, तो ये हमारा पूरा एंगल के फॉर्म में आ चुका है, तो इसको हम रेडियन में चेंज करके दिखा देंगे, राइट। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं मैं। तो चौथा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, चौथा क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास कि tan थीटा, ठीक है, आपको दे रखा है tan थीटा जो है वो कितना है आपके पास, tan थीटा माइनस में 3/5 है, एंड जो थीटा है आपका वो 4th क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में, थीटा जो है वो 4थे क्वाड्रेंट में। आपको ये ध्यान रखना है, आपको सेक थीटा की वैल्यू निकाल के बतानी है, ठीक है, किसकी, सेक थीटा की। कोई बात नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको पता है tan थीटा बराबर होता है P/H, हाँ कि ना बताओ। P बराबर कितना है, -3, H बराबर कितना है, माइनस में सॉरी देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ पूरा। देखो यहाँ पे चौथे क्वेश्चन में बोला कि tan थीटा बराबर हमें -3/5 दे रखा है, और ये तो आपको समझ में आ गया। इन्होंने बोला थीटा जो है 4th क्वाड्रेंट में, आपको सेक थीटा की वैल्यू बतानी है, किसकी, सेक थीटा की। चौथे क्वाड्रेंट में बोला हुआ है ये थीटा 4थे क्वाड्रेंट में, ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन। एक बात बताओ, tan थीटा क्या होता है, P/B होता है, बिल्कुल सही बात है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, कितना दे रखा है, -3/5 दे रखा है। तो P बराबर कितना हो जाएगा, हम लिख लेंगे -3। B बराबर कितना है हमारे पास, देखो इक्वेट करो, आ जाएगा 5। तो यहाँ से हम H की वैल्यू निकालेंगे। H कैसे निकालेंगे, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इक्वल्स टू H का स्क्वायर। P की जगह -3 का स्क्वायर, B की जगह कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू H का स्क्वायर। यहाँ पे आप देखेंगे तो 9 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा, तो कितना आ गया 34। अब यहाँ पे स्क्वायर था तो ये अंडर रूट पे आ जाएगा, तो ये देख सकते हो H का मान हमारा निकल गया। तो H कितना हो गया, अंडर रूट में 34 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, सेक थीटा। तो सेक थीटा का क्या आंसर होता है बताइए, सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा, कॉस होता है B/H, तो ये हो जाएगा H/B। H का मान कितना है हमारे पास, ये रहा, इसको पुट कर दिया। B का मान कितना है, देखिए 5 है, तो हमने यहाँ पे 5 पुट कर दिया। अब एक बात बताओ, क्योंकि चौथे क्वाड्रेंट में था, ये थीटा कहाँ पर है, चौथे क्वाड्रेंट में। चौथे क्वाड्रेंट में कॉस और सेक कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए हम इसको कैसे लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव में नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है, यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल, ये जो थीटा है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो इसका मतलब सेक जो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव में होता है, तो इसलिए हम इसको कैसे लिखेंगे, पॉजिटिव में लिखेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। 5वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, तो 5th नंबर के क्वेश्चन पे दे रखा है आपको बताने किसके इक्वल आएगा। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल इसमें फॉर्मूला लगेगा। ये देखिए कॉस ए प्लस बी और यहाँ पे कॉस ए माइनस बी प्लस का साइन है, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, इक्वेट करके बताना है, मतलब ये आंसर ये किसके बराबर होगा। तो आपको पता है cos a प्लस बी का फॉर्मूला cos a cos b, माइनस लगाते हैं प्लस का निशान होता है तो sin a sin b, और यहाँ पे देख सकते हैं cos a माइनस बी है तो cos a cos b प्लस में sin a और sin b। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाली चीज़ जो है इससे कट जाएगी, देख सकते हैं यहाँ पे कट भी कर रखा है क्योंकि दोनों सेम सेम है। यहाँ पे देखेंगे cos a cos b तो दोनों जुड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे 2 cos a और cos b, तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो करेक्ट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 6ठे नंबर का क्वेश्चन। तो 6ठे नंबर का जो क्वेश्चन है आपको बताना है कि ये किसके इक्वल होगा। ये दिख रहा है आपको tan π/4 प्लस थीटा और माइनस में cot π/4 माइनस में थीटा, ये किसके बराबर होगा ये आपको बताना है। तो सिंपल इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए tan a प्लस बी का। मैं एक बार फॉर्मूला लिखवा देता हूँ आपको, देखिए पहले। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस बी, इसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है tan a, है ना, और फिर आएगा यहाँ पे प्लस में tan b, ठीक है, देख लीजिएगा आप एक बार अगर मुझे लिखने में कुछ गलत हो जाए तो। फिर यहाँ पे नीचे आ जाएगा 1 माइनस में, है ना, 1 माइनस में tan a और फिर tan b, ये आपको ध्यान रखना है, ये हमारा फॉर्मूला है। और अगर यहाँ पे माइनस का चिन्ह हो तो यहाँ पे आपको माइनस लिखना है और यहाँ पे प्लस लिख देना है, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस का निशान हो तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपका फॉर्मूला होता है tan a प्लस बी का। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर मैंने वही लगाया, ये tan a की जगह है और ये b की जगह है, तो यहाँ पे tan a tan b 1, ये माइनस का चिन्ह है, फिर tan a और tan b। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये tan 45 है ना, π/4 का मतलब 45, tan 45 कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस में tan थीटा, 1 माइनस में tan थीटा, तो 1 माइनस में tan थीटा ये लिख दिया। फिर यहाँ पे देखेंगे तो 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस में tan थीटा ये लिखा हुआ है। यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। आगे हम इस पे पहुँचते हैं जरा, इसको भी तो ब्रेक करना है हमें। तो यहाँ पे देखो इसके अंदर लगेगा cot a माइनस बी का फॉर्मूला, cot a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। इसीलिए मैंने आपको बताया था, मैंने आपको जो हमने कोर्स दे रखा है उस कोर्स के अंदर मैंने आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे तरीके से याद करना बता रखा है, अगर आपने देखा होगा तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा वो। अब देखो cot a माइनस बी बताना है, तो देखो cot a माइनस बी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, cot a होता है, फिर हम लिखते हैं cot b, और फिर हम करते हैं यहाँ पे अगर माइनस का चिन्ह है तो यहाँ लिखते हैं +1, और नीचे क्या आएगा आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखेंगे cot a और फिर माइनस में cot b, ये इनका पूरा फॉर्मूला है, राइट। इसको आपको ध्यान रखना, अगर यहाँ पे प्लस का निशान होता तो यहाँ पे आपका क्या आता, माइनस आता, और यहाँ पे फिर प्लस आता, तो इस फॉर्मूले को याद रखना है। तो इसीलिए हमने क्या किया, ये है आपका cot a और ये क्या है b है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे cot a, देखो cot a लिख दिया, है ना, यानी कि cot π/4 और यहाँ पे क्या है cot थीटा यानी कि cot b, फिर प्लस में 1, फिर नीचे आएगा cot थीटा, और फिर यहाँ पे क्या लिखा है हमने cot π/4, इस तरीके से, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, b को हम पहले लिखते हैं, जैसे ये b था ना, तो cot b हम पहले लिखते हैं, फिर बाद में हम क्या लिखते हैं, cot a को लिखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैं दोबारा समझा देता हूँ आपको एक बार, अगर फॉर्मूला आपको समझ में नहीं आया तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। अगर cot है हमारे पास a माइनस बी, ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आपका होगा cot a, है ना, फिर हम लिखेंगे cot b, क्योंकि माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे आपको चेंज करना है, प्लस कर देना है यहाँ पे 1, और फिर नीचे जो आएगा वो आएगा cot b, ध्यान रखना है नीचे cot b लिखना है पहले, फिर माइनस में लिखना है आपको cot a, क्या लिखना है आपको cot a, इस तरीके से। पहले a माइनस बी नहीं करना, वरना गलत आंसर हो जाएगा। और अगर यहाँ पे प्लस का निशान होता है तो यहाँ पे आप माइनस कर देंगे और यहाँ पे भी यहाँ पे आप प्लस कर देंगे, बस ये थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, ठीक है, राइट। चलिए, तो इसीलिए हमने फॉर्मूले को लगा दिया, यहाँ पे cot b लिखा, फिर cot a लिखा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो cot 45 का मतलब 1 होता है, तो ये 1 हो गया, 1 इंटू में cot थीटा मतलब cot थीटा ही हो जाएगा, प्लस में 1 का 1 ये रहा, फिर ये तो हमारे पास cot थीटा ही रहेगा, और ये कितना होता है 1 होता है, तो माइनस में 1। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो इसको हम सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो cot को हम क्या लिख सकते हैं 1/10, इस cot को क्या लिख सकते हैं 1/10, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 प्लस में tan थीटा होगा, है ना, और नीचे क्या आ जाएगा tan थीटा ही आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस में, अरे एलसीएम लेके सॉल्व कर रहे हैं, tan थीटा आएगा, नीचे क्या आएगा tan थीटा आएगा, तो tan थीटा से tan थीटा आपका कट जाएगा, तो यहाँ बचा 1 प्लस tan थीटा, ये देखिए 1 प्लस tan थीटा और 1 माइनस में tan थीटा बचेगा, ये हमने लिख दिया। समझ में आया, बहुत आसान है, अगर ये सिंपल सी कैलकुलेशन है। अब एक बात बताइए, यहाँ पे आपको दोनों सेम सेम दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, देखो ये दोनों सेम सेम है, यहाँ पे प्लस का निशान है पूरे पे और ये माइनस का है, देखो ये बिल्कुल सेम सेम है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। जब दोनों आपस में कट जाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0, सिंपल सी बात है, आंसर 0 होगा। इसका आंसर कितना आएगा, इसका 0।
0, राइट। अगला देखते हैं, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे छठे का आपको ध्यान रखना था, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट आएगा। उसके बाद आठवां क्वेश्चन देखिए, तो आठवां क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आठवें क्वेश्चन में दे रखा है इसकी वैल्यू आपको निकाल के बतानी है, कितनी इसकी वैल्यू आएगी, इस पूरे की वैल्यू आपको कैलकुलेट करके बतानी है। तो चलिए हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाते हैं। इन दोनों के अंदर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है, क्योंकि देख सकते हैं cos 35 cos 85 फिर cos 155, तो हम इन दोनों के अंदर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्यों, अभी हम आपको बताएंगे इसका रीजन। अब देखिए इन दोनों के अंदर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब ऐसा हम इसलिए करेंगे, देखिए आपको एक चीज़ तो पता होनी चाहिए कि कॉट ए और कॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है। बिना फॉर्मूले के ट्रिग्नोमेट्री नहीं कर पाओगे। मैं लिख के देता हूँ, अगर फॉर्मूले आपको नहीं आते तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं होगी। पहले फॉर्मूले आपको आने चाहिए, लगाए हुए होने चाहिए क्वेश्चन में, तभी आपको आएंगे। यहाँ पे देखिए कॉट ए कॉट बी का फॉर्मूला लगेगा। क्यों, देखते ही पता चल रहा है कॉट ए है कॉट बी है, लगेगा बिल्कुल। यह आ जाएगा 2, इसका फॉर्मूला क्या होता है, टू कॉस ए प्लस बी अपॉन में 2 और कॉस ए माइनस बी अपॉन में 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 का 2, देखिए कॉस, अब यहाँ पे देखिए कॉस हमने लिखा। अब ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, मतलब ये ए है और ये बी है, तो दोनों को जोड़ेंगे और 2 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। फिर हम लिखेंगे कॉस, इन दोनों को हम घटाएंगे, यानी कि 35 माइनस में 85 अपॉन में 2 कर देंगे। फिर इसको हम ऐसे का ऐसे ही लिख लेंगे, सही है यहाँ तक, ओके। अब इसके आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको आगे इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखिए 2 का 2 है, ये कितने कॉस है, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे 85 और इसको, तो कितना आएगा यहाँ पे 120। 120 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 60, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कॉस 60। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद देखिए ये जो आपको दिख रहा है, इन दोनों को हम घटाएंगे, तो अगर आप इन दोनों को घटाएंगे तो आएगा 50, 50 को 2 यानी कि माइनस में 50 आएगा। इस वाले की बात कर रहा हूँ मैं, अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे माइनस में 25 आ जाएगा, ये कॉस 155 है। अब इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको पता है कॉस 60 है, कॉस 60 का मान होता है 1/2, इसीलिए हमने किया क्योंकि ये कॉस 60 के फॉर्म में आ पा रहा था। सोचना है आपको किन दोनों को लेना है, आप इसको और इसको भी ले सकते थे, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। यहाँ पे हमें मिल गया तो हमने कर लिया। एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आपको सोचना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए कॉस है और यहाँ पे क्या है आपका माइनस में 125 है। अब इसका क्या मतलब बनता है, देखो कॉस माइनस में है, यानी कि कॉस माइनस में, यानी कि एंगल माइनस में, इसका मतलब कौन से कोडेंट में गया, फोर्थ कोडेंट में। फोर्थ कोडेंट में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव, तो इसको लिख सकते हैं सिर्फ कॉस 25 ही लिख सकते हैं, ठीक है। कॉस फोर्थ कोडेंट में गया ना, देखो माइनस में एंगल है, इसका मतलब नीचे की तरफ एंगल बनेगा फोर्थ कोडेंट में। फोर्थ कोडेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और सेक भी पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिर्फ कॉस 25 लिखेंगे, लिख दिया हमने। फिर यहाँ पे कितना है कॉस 155, तो यहाँ पे कॉस 155 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, तो इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ कॉस 25 ही आएगा, और यहाँ पे कितना है कॉस 155 है। फिर इनके अंदर दोबारा हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, यही वाला, ठीक है। तो 2 कॉस ए प्लस बी, तो हम लिखेंगे 2 कॉस, इसको और इसको जोड़ देंगे, यानी कि 25 को और 155 को, और 2 से डिवाइड कर देंगे। फिर इन दोनों को घटा देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 180 आएगा, 180 को 2 से डिवाइड करोगे तो 90 आ जाएगा, कॉस 90। यहाँ पे अगर हम जोड़ेंगे तो 130 आएगा, घटाएंगे तो 25 में से 155 को घटाओगे तो माइनस में 130 आएगा, उसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 65, क्योंकि कॉस है तो आपको पता है, और ये माइनस में एंगल है तो इसका मतलब चौथे में, और क्योंकि कॉस के साथ है तो कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने यहाँ पे पॉजिटिव लिख रखा है, नेगेटिव नहीं लिखा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 90, 90 का मतलब क्या होता है 0, कॉस 90 0, तो यहाँ पे 0 पुट हो जाएगा पूरे में, तो ये पूरा आंसर हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई होगी। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो ऑब्वियस सी बात है करेक्ट होगा, 0, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, बहुत आसान सा क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, यहाँ पे देखिए वीडियो कितने मिनट की हो गई है, 18 की, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दे रखा है कि साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 1 है, तो साइन 2 थीटा का आंसर बताना है। सिंपल सी बात है, इन दोनों में आप स्क्वायर कर दो, मतलब ये जो दे रखा था हमें, स्क्वायर कर दिया हमने दोनों तरफ, इधर भी हमने ऐसे स्क्वायर कर दिया और इधर भी हमने 1 में भी स्क्वायर कर दिया, कुछ ऐसा देखा आपको। अब देखो साइन प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर करोगे तो साइन थीटा कॉस थीटा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। ये बताओ ये कितना होता है, 1 होता है। ये हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 1, ये फॉर्मूला होता है, आपको अगर याद हो तो। देखो मैंने इस 1 को इधर भेज दिया, तो ये 1 से 1 कट जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसका मतलब होता है साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा बराबर कितना आ गया हमारे पास, 0 आ गया। तो यही हमें निकालना था साइन 2 थीटा का मान, तो आंसर होगा 0। तो इस तरीके से आपको करना था, राइट। अगला हम चलते हैं, यहाँ पे आपका ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो चुका है, अब हम पढ़ते हैं अपना लॉगरिथम के कुछ क्वेश्चन करते हैं, मेरा मतलब था। तो लॉगरिथम के क्वेश्चन देखिए, तो 10वां क्वेश्चन है। 10वें क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, n बराबर, सॉरी मेरा मतलब है हमें 10वां क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे लॉगरिथम, है ना। यहाँ पे लिखा है द लॉगरिथम ऑफ 125 टू द बेस ऑफ 5। ध्यान से सुनिए, इन्होंने बोला है कि आपको लॉगरिथम लेना है 125 का, बेस कितना रखना है, 5 रखना है ना। इन्हें लिखा है ना टू द बेस ऑफ 5, तो 5 आपको बेस लेना है और 125 यहाँ पे लिखना है, इसका आंसर आपको बताना है। सिंपल सी बात है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन। इसको लिखेंगे log 5, 125 का मतलब होता है 5 की पावर 3, ऑब्वियस सी बात है। आपने एक
पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास मतलब एक प्रॉपर्टी पड़ी होगी लॉगरिथम में कि अगर हमारे पास इस तरीके से होता है, मतलब इसकी पावर होती है तो पावर बाहर आ जाती है, तो 3 बाहर आ जाएगा, लॉग होगा, फिर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 है, तो बताओ यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा। ये देखो सेम सेम हो गए दोनों, बेस भी सेम और वो भी सेम है, तो इसका आंसर होता है 1, तो यहाँ पे आंसर आएगा सिर्फ 3। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3 वैल्यू आ जाएगी, इनके इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास 3 आएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये आपको करेक्ट लगा देना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये देखिए इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए 5 की पावर 0 है तो आंसर कितना आता है 5 आता है। इसको लिखने का एक लॉगरिथम में ऐसे तरीका है, 5 लिख दो, लॉग लिख दो मेरा मतलब, फिर 5 को नीचे लिखो, फिर इस वाली चीज़ को इधर लिख दो। तो इसका मतलब ये होता है कि सॉरी 5 की पावर 0 करेंगे तो 1 आएगा ना, 5 की पावर 1 करेंगे तो 1 आएगा ना, यहाँ पे 1 करेंगे ना, सॉरी मैंने गलत कर दिया, ये यहाँ पे 1 होगा, तो 5 की पावर 1 करोगे तो क्या आएगा 5 आ जाएगा। तो इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया लॉग, इस 5 को यहाँ पर बेस में और इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये पूछा जाता है इसमें कि आप 5 की पावर ऐसी क्या करोगे कि 5 ही आ जाएगा, तो 1 करोगे 5 की पावर, ये जो बेस है बेस की पावर ऐसी क्या करोगे कि 5 आएगा 1 आएगा। तो इसलिए मैंने बताया कि दोनों सेम हो जाए, बेस भी और यहाँ वाला भी, तो उसका आंसर 1 ही होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू निकल गई पूरे की 3, तो 3 पे टिक लगा देंगे हम। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, इसको पूरे को सॉल्व करके बताना है कितना आंसर आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, करते हैं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करते हैं, प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए बस। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको मैंने 7 का 7 लिखा, लॉग लिखा, 16 है तो 16 को क्या लिख सकते हैं हम 2 की पावर 4, ये 24 नहीं है 2 की पावर 4 है। ठीक है, 2 की पावर 4 है। यहाँ पे 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू में 5 एलसीएम लेके, यहाँ देखो 5 का 5 है, लॉग का लॉग है। 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, ये देखो लिख रखा है हमने। फिर ये 24 जो है 24 को लिख सकते हैं 8 इंटू 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल 24 होगा। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू में 3, तो ये लिख दिया हमने 2 की पावर 3 इंटू में 3। फिर यहाँ पे 3 का 3 आएगा, लॉग का लॉग आएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं 85 को 3 की पावर 4, बिल्कुल सही है, 3 की पावर 4 आ गई। फिर 80 को हम क्या लिख सकते हैं, 80 को लिख सकते हैं 16 इंटू 5, हाँ कि ना बताओ। अब 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5, सॉरी 2 की पावर 4 इंटू में 5, तो ये लिखा है देखो 2 की पावर 4 इंटू में 5। तो बहुत आसान सा, आप एलसीएम लोगे समझ में आ जाएगा, तो ये आप इस तरीके से ब्रेक कर लोगे। अब यहाँ पे देखो ये 7 है, तो अगर 7 इस तरीके से बाहर हो तो ये पावर में भी जा सकता है, तो अब ये पावर में आएगा। ठीक है, अब पावर में आएगा तो इस 7 देखो 2 की पावर 4 तो था पावर में, और ये 7 में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 28 हो जाएगा, यानी कि लॉग 2 की पावर यहाँ पे 28 हो जाएगी, है ना, यानी कि 28 हो जाएगा। और नीचे देखोगे तो नीचे भी तो सेम होगा, यानी कि इस पूरे पे पावर आएगा ना 7, तो इससे ये मल्टीप्लाई हुआ तो 28 हुआ। फिर 3 से भी तो 3 पे भी तो पावर जाएगी तो कितना हो जाएगा 7, फिर 5 पे भी पावर जाएगी तो यहाँ पे भी 7 हो जाएगा। ये सब गलत है, ये सब गलत है, यहाँ ध्यान रखिएगा। फिर हमने क्या किया लॉग, फिर ये 5 भी पावर पे जाएगा यहाँ पे पावर पे, तो ये पहले 2 से होगा, देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, तो इस 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। फिर इसके बाद इस 3 यहाँ पे देखो 2 की पावर 3 है, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 और 5 और आएगा तो यहाँ पे 15। फिर 3 की पावर 1 था और यहाँ पे 5 पहले से ही, तो यहाँ पे 3 की पावर 5 हो जाएगी। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो ये 3 है तो 3 दोबारा से यहाँ पे पावर पे आ जाएगा, ये जो 3 है वो पावर पे आ जाएगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 की पावर 12। फिर ये देखो 5 2 की पावर 4 है, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 12, फिर 5 की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी आनी चाहिए। अब देखो ये पूरे इस तरीके से लॉग लॉग है, इनके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना अगर लॉग है m और प्लस में लॉग है n, तो आंसर आता है हमारे पास log mn, सिंपल सा आंसर है। आंसर क्या आएगा log mn आंसर आएगा। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ प्लस में दिख रही है तो आप उसको मल्टीप्लाई करके इन दोनों चीज़ों को आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सबको मल्टीप्लाई करा के लिख देंगे, यानी कि 2 की पावर 28, 3 की पावर यहाँ पे 7 इंटू 5 की पावर 7, फिर इसको हमने लिख दिया 2 की पावर सॉरी 5 की पावर 10, 2 की पावर 15, 3 की पावर 5, इस तरीके से हमने सारी चीज़ें लिख दी है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए 3 की पावर 7 और 3 की पावर 5, 3 की पावर 12 हो जाएंगी, तो ये देख सकते हो ये दोनों हम बोल सकते हैं इससे कट जाएगा। फिर ये देख सकते हैं 5 की पावर कितनी है आपके पास 7 है, और ये 5 की पावर कितनी है 3 है, तो 10 हो जाएंगे जुड़ के, है ना, पावर जुड़ जाएंगे, सेम है एक्सपोनेंट, तो इसको हम इससे काट सकते हैं। और कुछ कट रहा है तो काट दो, ये कट चुके हैं आपके। तो यहाँ पे कितना बचा 2 की पावर 28 और नीचे कितना 2 की पावर यहाँ पे देखो 15 है और यहाँ पे कितने 12, तो दोनों जुड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। तो अभी तक हमारे पास अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कुछ ऐसा बचेगा, लॉग बचा हुआ 2 की पावर 28 है और नीचे क्या है 2 की पावर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 27 है, तो इन दोनों की पावर घट सकती है बिल्कुल, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों की पावर हमने घटाई, तो आंसर आ गया 2 log 2 की पावर 1, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा log 2, तो log 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आपको ये करना था। तो यह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 12वें के बाद हम देखते हैं 13वां क्वेश्चन। तो 13वें क्वेश्चन में हमें क्या बोल रखा है, इन्होंने बोला है कि आप बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है निकाल के। सबसे पहले लॉग बेस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। लॉग बेस फॉर्मूला कितना है, देखो अगर आपको समझ नहीं आ रहा ना, मैं आपको बताता हूँ, बेसिक आपका खराब है। अगर आपने हमारे कोर्स से पढ़ा होगा तो मैं आपको इतनी गारंटी देता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, और नहीं पढ़ा है कोर्स लेने के बाद तो फिर तो और भी दिक्कत है। ठीक है, मैं आपको पहले बताता हूँ। यहाँ पे देखिए अब बेस एक्सचेंज फॉर्मूला होता है। अगर मान लो ये हमारे पास ए बी ऐसे लिखा है ना, ये बेस है ए और ये क्या है बी है,
तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। बेस एक्सचेंज फॉर्मूला यही बोलता है कि आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तो आप चाहे ना इस बेस को यहाँ पे कर सकते हैं और इसको यहाँ पे कर सकते हैं। कैसे, वो 1 करके 1 में लॉग, अगर आप इसको 1 करके लिखेंगे ना लॉग को, तो यहाँ पे बी बेस पे आ जाएगा और ए ऐसे हो जाएगा, बस ये चेंज होता है। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। तो इसका हमें आंसर बताना है सिंपली, है ना। इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे ये देखते हैं पहले। तो हमारे पास क्या है, लॉग इस तरीके से हमें दे रखा है। या फिर आप सिंपल से एक बात सुनो, इसे भी छोड़ो, मैं इससे सिंपल आपको एक और तरीका बताता हूँ। सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास ऐसे दे रखा है लॉग बी ए और बी, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, पता है आपको, लॉग बी को ऊपर और लॉग ए को नीचे। बस ये सिंपल सा याद कर लो, ठीक है। मान लो आपको ऐसे दे रखा होता है ई और यहाँ पे होता है एफ, तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, लॉग एफ ऊपर और लॉग ई नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसी आधार पर हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, लॉग बी ए है, यानी कि लॉग बेस ई और फिर ए है, सॉरी, तो इसको लिख सकते हैं लॉग ए और फिर नीचे क्या आ जाएगा, लॉग बी। तो यहाँ पे हम लॉग बी लिख दिया, इनटू का साइन लगाएंगे। यहाँ पे देखो क्या है, हमारे पास लॉग ए और बी है, तो पहले आ जाएगा लॉग बी, है ना, और फिर नीचे क्या आएगा, लॉग ए आएगा। तो सिंपल सी बात है, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, तो आंसर एक आएगा। तो एक आंसर पे हम टिक लगा देंगे, जो कि बिल्कुल सही है। हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, ठीक है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 15वां। तो 15वें क्वेश्चन बोला है, हाँ एक चीज़ और, 14 क्वेश्चन नहीं बना, 14 में करा देता हूँ। देखो 14 क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि अगर हमारे पास लॉग एक्स इक्वल्स टू कितना है, 1 है ना, तो आपको बताना है एक्स का मान कितना होगा। आपको ये निकाल के बताना है कि एक्स का मान आखिर होगा कितना, ये आपको निकाल के बताना है कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है। ये हमें बताना है इसका आंसर कितना होगा। तो 1 सेकंड रुक जाइए, मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। तो एक बार मैं देख लूँ इसके अंदर सॉल्यूशन जो है हमारा, हाँ ठीक है, मैं 1 सेकंड आपको इसका आंसर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा ई, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, ई आएगा। पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहाँ पे अगर कुछ नहीं है ना, नेचुरल लॉग है। मैं आपको समझा देता हूँ, समझिए पहले क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 14 वाला सॉल्व नहीं है, मैं आपको बताता हूँ दे क्या रखा है। उनने ऐसे लिख रखा है, लॉग नहीं लिखा, पूरा लॉग नहीं लिखा ऐसे, उन्हें लिखा है NL, मतलब इस तरीके से। इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। इसको क्या बोलते हैं, ऐसे, ये है नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग में बेस हमेशा जो होता है ना, बेस, हम बेस हमेशा उसमें क्या लेते हैं, ध्यान रखिएगा, ई लेते हैं। उसमें हम बेस क्या लेते हैं, हमेशा ई लेते हैं। तो यहाँ पे बेस क्या रहा होगा, ई रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे फिर एक्स दे रखा है, इक्वल्स टू 1 दे रखा है। तो मैंने आपको बता रखा है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये जो बेस है इसको लिख लीजिए, ये जो यहाँ दे रखा है इसकी पावर पे लगा दीजिए। इस x को आप इक्वेट करके ऐसे लिख सकते हैं। तो x की पावर क्या होगा, e होगा, सॉरी x इक्वल्स टू क्या होगा, e होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट। अरे भाई ये अगर नहीं आता ना फिर बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि आपका पेपर का टाइम है, मुझे जल्दी जल्दी कराना है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई भी चीज़ बेस में हो ना और यहाँ पे जो भी दे रखा हो, तो इसकी पावर ये करोगे तो ये मिलता है हमें, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, जैसे 2 की पावर 3 है तो आंसर क्या आता है, 8 आता है। मैंने आपको बता रखा था कि लॉग, अभी जो 2 दिख रहा है 2 को ही हम ऐसे लिखते हैं नीचे, और यहाँ पे 8 होगा, तो 2 की पावर ऐसे क्या करोगे कि 8 आ जाएगा 3। तो वही बोल रखा, अगर ऐसे दे रखा तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे अप्लाई करा, तो x बराबर e निकल गया। तो 14 का हो जाएगा आपका सेकंड नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। टाइम कितना हो गया, देखिए 27 मिनट हो चुके हैं, ऑब्वियस सी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, जल्दी जल्दी करते हैं हम। 15वां क्वेश्चन, 15वें क्वेश्चन में इसका आंसर हमें निकाल के बताना है, बहुत आसान सा है। इन सबको जोड़ोगे कितना आ जाएगा, इन सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा इसका आंसर, देख सकते हैं आपके पास 5 और 6 आ जाएगा। और ये देख सकते हैं सभी प्लस में है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो लॉग 1 इंटू में 2 इंटू में 3, ये भी कितना होगा, 6 होगा। 2 इंटू 3 करोगे 6 होगा। तो लॉग 6 कटेगा तो आंसर 1 आ जाएगा। तो 1 पे हम टिक लगा देंगे, ठीक है, राइट। अगला देखिए हमारे पास 16वां क्वेश्चन, ये हमारा लॉगरिथम का पूरा खत्म हो गया है। अगला हम कर रहे हैं 16वां क्वेश्चन। इसके अंदर बोला है द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दे रखा है, इसका पोलर कोऑर्डिनेट बताना है। देखिए कार्टेशियन का मतलब ये एक्स वाई दे रखा है, पोलर में क्या होता है, हम आर और थीटा के फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर मुझे आर निकालना है तो आर का निकालने का तरीका होता है अंडर रूट में एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर, सिंपल सी बात है। तो 1 का स्क्वायर कर देंगे और फिर अंडर रूट 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट में 4 आ जाएगा। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस में 2, तो आर की वैल्यू निकल गई। उसके बाद हमें क्या निकालना है यहाँ पे, उसके बाद हमें यहाँ पे निकाल के बताना है थीटा, क्योंकि हम कार्टेशियन पोलर फॉर्म में लिख रहे हैं तो आर और थीटा के फॉर्म में लिखते हैं। तो थीटा निकालने का तरीका होता है tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स y अपॉन में x, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे tan इनवर्स करेंगे, y का मान देखेंगे, y देखो कितना है यहाँ पे अंडर रूट 3 है, तो यहाँ पे अंडर रूट 3 आ जाएगा। और नीचे कितना है, ये माइनस में 1 है तो माइनस 1 कर देंगे, ठीक है। ये देख रहे हो ना माइनस में 1 है तो इसको हमने लिख दिया माइनस में 1 नीचे। तो ये आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका, अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स माइनस में अंडर रूट में 3, ठीक है। तो इसका मतलब ये माइनस में है, और इसका मतलब होता है क्या, ये होता है हमारे पास π/3 होता है। सिंपल सी बात बताओ, अभी छोड़ो माइनस माइनस छोड़ो, ये 3 का मतलब क्या है, इनवर्स यहाँ पे दे रखा है ना, आप ये बताओ अंडर रूट 3 कहाँ पे होता है, 60 पे होता है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं π/3,
60 पे तो होता है tan 60 कितना होता है, √3 होता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब एक बात बताओ, ये नेगेटिव में, किस में है, ये नेगेटिव में, तो कौन से क्वाड्रेंट में रहा होगा, इसमें तो रहेगा नहीं, इसमें भी नहीं रहेगा, तो ये सेकंड वाले क्वाड्रेंट में होगा। ये हमें बता देना कि सेकंड वाले क्वाड्रेंट में ये वैल्यू होनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये जो होगा, ये पॉइंट जो होगा, आप खुद भी समझिए ना, ये देखिए, ये यहाँ पे आप समझ लीजिए, ये आपको दिख रहा है, ये बताइए किस में, प्लस माइनस में, ये किस में, प्लस में, तो माइनस और प्लस में देखिए, ये देखिए, ये माइनस में होता है एक्स, ये एक्स ही तो है, ये वाई ही तो है, तो एक्स का कोऑर्डिनेट नेगेटिव में है, तो ये रहा नेगेटिव, और ये कैसा पॉजिटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू है, यानी कि जो थीटा है, ये जो 60 हमें दे रखा है, कौन से क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि यहाँ से ये 60 बन रहा है, ठीक है। ये आपको बताना होता है, तो ये हमने बता दिया, राइट। बाकी आप देखेंगे तो इसको सॉल्व करके कुछ ऐसा लिख दिया, देखो मैं आपको पूरा करा देता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा जरूरी क्वेश्चन लग रहा है मुझे। तो देखो सबसे पहले तो हम थीटा निकाल लेंगे इस तरीके से, सिंपल सी बात है। तो थीटा कितना निकल गया आपका, π/3 यानी कि 60, लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्यों है, क्योंकि ये जो वैल्यू है आपकी सेकंड क्वाड्रेंट में, सिंपल सी बात है ना, ये वैल्यू जो है सेकंड क्वाड्रेंट में, समझ गए आप। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो आंसर हम कैसे लिखते हैं, हम आंसर ऐसे लिखते हैं, देखिए ये दे रखा है आपका π-θ, यानी कि ये हमें दे रखा था पूरा, और ये पूरा 180 होता है, तो इसमें से हमें ये जो थीटा है उसको घटाना पड़ेगा और ये एंगल निकालना पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए क्या कर रहा है, पाई माइनस में थीटा, थीटा कितना था, π/3 था, है ना, इसको घटाया तो कितना आ गया, 2π/3, तो यही हमने लिख दिया आर और थीटा के फॉर्म में, तो हमारा आंसर ये आ गया, आर और थीटा के फॉर्म में, ये आर है और ये थीटा है। तो पहले आपको पहचानना है कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में है वो, ये एंगल बन रहा है, हमें ये एंगल चाहिए, तो इस पूरे में से हम इसको घटा देंगे, तो वही घटा के हमने आंसर निकाल दिया है, ठीक है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड देन स्लोप इक्वल्स टू 0। इन्होंने मेंशन क्या किया, देखिए 18वें क्वेश्चन बोला है कि एक लाइन जो है हमारे पास वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो मतलब स्लोप कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इन्होंने बोला है कि इस पॉइंट से पास हो रहा है, -1 और -2 से पास हो रहा है। तो एक बात बताओ, हम लिख सकते हैं y माइनस, देखो आपको पता है ना स्लोप दे रखा है, पॉइंट दे रखा है, तो कैसे लिखते हैं, स्लोप निकालते कैसे हैं, हम मान लेंगे y+2 हो जाएगा ये, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे x माइनस, और ये -1 आएगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू स्लोप आता है, स्लोप कितना 0 है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप y प्लस, इसको आप इधर भेजोगे तो 0 हो जाएगा, तो y+2 इक्वल्स टू 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा, -2, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। या फिर आप लिख सकते हैं y+2 इक्वल्स टू 0, सिंपल सी बात है, ये आंसर आ गया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। पता तो है ना आपको, अरे यार देखो आपको मैंने स्ट्रेट लाइन आपने नहीं पढ़ा क्या, बिल्कुल सिंपल, स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो ऐसे लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दे रखा है आर और थीटा। देखिए मैं क्वेश्चन रीड करके बताता हूँ। इन्होंने बोल रखा है कि आर और थीटा जो है वो पोलर कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, पोलर कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बताने, ठीक है। आर और थीटा ये जो है पोलर कोऑर्डिनेट है, हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बताने। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखते हैं, आप ध्यान रखिएगा, अगर पोलर कोऑर्डिनेट हमें गिवन हो तो एक्स होता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, और सॉरी कार्टेशियन फॉर्म होता है, और वाई भी, ठीक है। तो हम उसको लिखते कैसे, एक्स हमें निकालना होगा तो हम लिखेंगे आर, ठीक है, कॉस थीटा, और अगर हमें वाई निकालना तो क्या होगा आपके पास, आर साइन थीटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपल इसका कार्टेशियन फॉर्म ऐसे आ जाएगा, आर कॉस थीटा और फिर आर साइन थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर जो 3 होगा आपका वो करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 3 आई थिंक करेक्ट, नहीं 3 नहीं सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा आपका ये वाला, ठीक है। सिंपल सी बात है, आर और थीटा है, ये बता दे रहा हूँ, कुछ कुछ क्वेश्चन जो है बिल्कुल फॉर्मूले के आधार पे आ जाते हैं। अगला देखिए 20वां क्वेश्चन। 20वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन्होंने बोला कि द स्लोप ऑफ लाइन, हमें एक लाइन का स्लोप दे रखा है, कितना है वो 2 है, ठीक है। व्हाट इज द स्लोप ऑफ एनी परपेंडिकुलर टू इट, मतलब एक लाइन का हम स्लोप बताना है जो इसके परपेंडिकुलर, मतलब एक ये लाइन है, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, इस लाइन का हमें स्लोप दे रखा है 2, आपको इसका स्लोप निकाल के बताना है m2 का। अरे भाई बड़ा आसान क्वेश्चन है, मैंने बता रखा है आपको, इसका स्लोप हमें निकालना है। तो 2 लाइन आपस में परपेंडिकुलर होता है तो दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करके क्या आता है, -1 आता है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे देखो स्लोप हमें दे रखा है क्या, पहले का स्लोप दे रखा है कितना है, वो 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दोगे, इंटू में m2 लिख दोगे, इक्वल्स टू -1 लिख दोगे, तो m2 बराबर आ जाएगा -1/2, सिंपल सी बात है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, ये देख भी सकते हैं हमने ऐसे ही निकाल रखा है, तो ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। अगला देखिए 21वें नंबर का क्वेश्चन। 21वें नंबर का क्वेश्चन कहता है डिस्टेंस ऑफ लाइन, एक लाइन है हमारे पास, उसका डिस्टेंस बताना है ऑरिजिन से। लाइन की इक्वेशन ये रही, ये लाइन है, इसका ये लाइन है हमारे पास, ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस बताना है, तो ऑरिजिन वाला जो पॉइंट होगा कितना हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, हाँ कि ना बताओ। अब ये लाइन है, लाइन की इक्वेशन हमें दे रखी है, ये रहा, हमें एक पॉइंट से, एक पॉइंट पता है यानी कि ऑरिजिन है, इससे हमें इस मतलब इस पॉइंट का इस लाइन से दूरी बताना है बेसिकली, या फिर इस लाइन का इस पॉइंट से दूरी बताना है, ये हमें निकालना है। तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है, आप इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, इसको निकालने का तरीका क्या होता है, इस डिस्टेंस को निकालने का तरीका है, इसके हम इक्वेशन को मान लेते हैं, ये है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। इसको निकालने का तरीका होता है, डिस्टेंस को हम लिखते हैं a, और ये जो कोऑर्डिनेट है हम मान लेते हैं इसको x1, और ये क्या हमारे पास y1 है, तो यहाँ पे लिखते हैं ax1 प्लस में by1 प्लस में c अपॉन में अंडर रूट में
ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, ये डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे x1 और y1 कितना 0 0 है, और स्लोप ये जो हमें इक्वेशन दे रखी है ये दे रखी है, देख सकते हैं आप। तो इसी इक्वेशन में हम क्या करेंगे, पहले तो स्लोप जो हमें 0 0 दे रखा था x और y, ये हमने 0 0 रख दिया, ये 5 का 5 है, फिर यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट में a का स्क्वायर b का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ बचेगा हमारे पास 5, और यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर जो भी होगा आपका फोर्थ वो करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये आसान सा क्वेश्चन था, मैंने बोले थे फॉर्मुले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल। यहाँ पे देखिए 23वां क्वेश्चन क्या है, 23वां क्वेश्चन बोला है कि एक सर्कल है, अ सर्कल ऑफ डायमीटर, एक सर्कल है जिसका डायमीटर कितना है 6 यूनिट, हैज़ इट्स सेंटर एट ओरिजिन। यानी कि ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, इन्होंने बोल रखा है कि हमारे पास एक सर्कल है जिसका डायमीटर कितना है 6 है, ठीक है, और उसका ओरिजिन कहाँ पर है, सेंटर पर है। बिल्कुल सही बात है, सेंटर पे ओरिजिन है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी बताइए, रेडियस हो जाएगी 3। देखो यहाँ पे लिख भी रखा है डायमीटर इतना है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 3, और एक्स वाई यानी कि जो ओरिजिन सेंटर जो है, सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0 0। तो आपको पता है इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, अगर हम मुझे किसी भी सर्कल की इक्वेशन लिखनी है, मुझे सेंटर की इक्वेशन पता है और रेडियस पता है ना, तो उसको लिखने का तरीका होता है एक्स माइनस में एच का स्क्वायर प्लस में वाई माइनस में के का स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर। ये आपको याद होना चाहिए, है ना। ये मान लेते हैं ये जो सेंटर है, सेंटर के कोऑर्डिनेट है एच कॉमा वाई के फॉर्म में। तो इक्वेशन लिखने का तरीका क्या, सेंटर के कोऑर्डिनेट है और ये हमें रेडियस दे रखा है, तो इस तरीके से हम लिखते हैं। तो वही चीज़ हमने करा है, यहाँ पे हम क्या कर देंगे x माइनस x1 y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमें ऑरिजिन पे है, तो ये हो जाएगा 0, और ये यहाँ भी 0 हो गया, इनके x माइनस 0 का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल्स टू 9, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला देखिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था आपका 23 था, 24 को 24 में दे रखा है हमें, ठीक है। 24 में x का स्क्वायर, ठीक है, 24 को हम बाद में करेंगे, अभी हम कर लेते हैं अपना 25 सिंपल सा, ठीक है। पहले हम 25 कर लेते हैं क्योंकि इसके अंदर मैंने सोल्यूशन देना भूल गया इसके अंदर। तो 25 देखिए, 25 में हमें क्या दे रखा है, एक हमें आर्क ऑफ सर्कल मेजरिंग 8 सेंटीमीटर सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 2 रेडियन द रेडियस ऑफ सर्कल। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए। एक आपको मैंने पढ़ा रखा था पहली, अगर आपको याद हो कि अगर हमारे पास ये आर्क है, अगर इस सेंटर पे एंगल बनाता है तो इसको बोलते हैं थीटा, इसको बोलते हैं एल, इसको बोलते हैं एल और इसको बोलते हैं आर। इसमें एक रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है, अगर आपको थीटा निकालना है तो होता है एल अपॉन में आर, ये रिलेशन होता है, याद है आपको। बिल्कुल, यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि हमें आर्क कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये सेंटर पे एंगल कितना बनाता है 2 रेडियन का बनाता है। आपको रेडियस निकाल के बतानी, तो सिंपल सा देखोगे, ये रेडियस को इधर भेज दो, तो रेडियस इक्वल्स टू हो जाएगा एल अपॉन में थीटा। तो एल का मान देखो कितना 8 है, थीटा का मान देखो कितना हमारे पास 2 है, कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। सिंपल सा आंसर था, इस तरीके से आपको ये करना था। तो फाइनली स्टूडेंट इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, इसमें से एक क्वेश्चन रह गया 24 वाला, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगली वीडियो में जरूर मिलेंगे और इसके आगे का हम क्वेश्चन के सोल्यूशन आपको कराएंगे। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।